हेलो फ्रेंड्स एंड मेडल्स देन बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक BP604T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 में मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन को किस तरीके से उसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसकी अलग अलग मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग पैसिव डिफ्यूज़न के बारे में बात करेंगे, पोर्ट ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न के बारे में बात करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आयन या इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूज़न के बारे में बात करेंगे, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट को देखेंगे और इंडोसाइटोसिस के बारे में बात करेंगे और इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर मेहंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने B Farm D Farm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है उसके बारे में बात किया था। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि हमारे जो ड्रग है वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में उसके मूवमेंट की जो प्रोसेस है वो बेसिकली ड्रग एब्जॉर्प्शन के नाम से उसको इंडिकेट करते हैं। तो जो हमारा साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब ड्रग का मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो वहाँ पे फिर काफ़ी सारी जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल्स हैं, उनको क्रॉस करते हुए फिर वो हमारे साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमें जाते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो जो हमारे ड्रग का जो मॉलिक्यूल होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जो हमारे सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस प्लेस पे हमारी जो ये ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है उसको काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करती हैं, जिसके कारण कि जो हमारे ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें अलग अलग जो मैकेनिज्म है उसके थ्रू हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए देखने को मिलते हैं। तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी हमारी मेन जो मैकेनिज्म है जिससे हमारी ड्रग का हमारे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, अगर उसको देखें तो एक हमारी जो सबसे पहली है वो पैसिव डिफ्यूज़न कहलाता है, दूसरा हमारा पोर्ट ट्रांसपोर्ट कहलाता है, तीसरा फैसिलिटेड जो डिफ्यूज़न की मैकेनिज्म है वो होती है, तीसरा हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो मैकेनिज्म है उसके थ्रू हमारे ड्रग के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारा जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमें जाते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद अगला हमारा आयनिक या इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूज़न हमारी एक मैकेनिज्म होती है, एक हमारा आयन पेयर ट्रांसपोर्ट की जो मैकेनिज्म है वो है, और जो हमारी अंतिम है वो इंडोसाइटोसिस की मैकेनिज्म यहाँ पे कहलाती है। तो अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में बात कर लेंगे कि ये जो हमारी मैकेनिज्म है उसमें हमारा ड्रग का जो ट्रांसपोर्ट है वो हमें किस तरीके से होते हुए देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग पैसिव डिफ्यूज़न के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली जो हमारा पैसिव डिफ्यूज़न है उसके बारे में बात करें तो इसको हम लोग नॉन आयनिक डिफ्यूज़न के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। इसमें हमारी जो अनआयनाइज्ड ड्रग होती हैं जो कि आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती हैं वो अधिकतर हमें पैसिव जो डिफ्यूज़न है उसके थ्रू उसका हमें ट्रांसपोर्ट होते हुए देखने को मिलता है। और अगर हम लोग देखें तो जो हमारा टोटल ड्रग का एब्जॉर्प्शन है उसमें जो हमारी सबसे अधिक होने वाली प्रोसेस है वो बेसिकली हमारा जो पैसिव डिफ्यूज़न है वो होता है। हमारी जो अधिकतर ड्रग होती हैं अप्रॉक्सीमेटली 90% जो हमारी ड्रग्स हैं उनका जो हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अगेंस्ट उसके अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट है वो बेसिकली हमें पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग इस प्लेस पे देखें तो जो ड्राइविंग फोर्स है जिसके थ्रू हमारा जो ड्रग है वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन की ओर उसका मूवमेंट होता है, उसका ड्राइविंग फोर्स हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के थ्रू हमें अपनी ड्रग का पैसिव डिफ्यूज़न होते हुए देखने को मिलता है। तो ये ग्रेडियंट क्या होता है, जो कंसंट्रेशन अगर ग्रेडियंट के बारे में बात करते हैं तो इसका हमारा क्या मतलब हुआ कि जो हमारी ड्रग है वो हमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जब मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। मतलब हम लोग अगर यहाँ पे सिंपली बात करते हैं तो हम लोग इस प्लेस पे कह सकते हैं कि अगर हमारी कोई मेम्ब्रेन है और अगर हम लोग बात करते हैं कि इस प्लेस पे जो हमारे ड्रग की कंसंट्रेशन है वो हाई है और इस प्लेस पे हमारे ड्रग की कंसंट्रेशन अगर लो है तो फिर हमारा जो पैसिव डिफ्यूज़न है उसके थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर हमारे ड्रग का मूवमेंट हमें देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग ये माने कि इस साइड हमारे जो
जो पॉजिटिव आयंस हैं वो ज़्यादा हैं और इस साइड अगर हमारे वो नेगेटिव जो आयंस है वो हैं, तो क्या होगा कि जो हमारे पॉजिटिव आयंस हैं वो निगेटिव आयंस को अपनी ओर अट्रैक्ट यहाँ पे करेंगे और हमारे जो निगेटिव आयंस हैं उनका हमें बेसिकली मूवमेंट होते हुए देखने को प्राप्त होगा। या सिंपली कह सकते हैं कि हमारा जो हमारा पर्टिकुलर आयन है जिस साइड उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा मात्रा में होगा उसके अगेंस्ट हमें उसका मूवमेंट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और अगर हमारा जो इस प्लेस पे जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है अगर वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ड्रग का मूवमेंट हो रहा है, या उसका जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट उसका मूवमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी के सोर्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है। हमारा सब्सटेंस हमें स्वतः ही मूव होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारा पैसिव डिफ्यूजन की प्रोसेस है उसमें हमें कोई भी एनर्जी के सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमारा जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो हमें अपने आप होते हुए स्वतः होते हुए देखने को प्राप्त होती है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि जब हमारा पैसिव डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है तो हमारे कौन कौन से स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी ड्रग है वो हमारा जो जीआईटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसका जो एक्वस सोल्यूशन है वहाँ पे हमें जो हमारी ड्रग है डिज़ोल्व होते हुए देखने को प्राप्त होती है। उसके बाद में क्या होता है कि जो हमारा वहाँ पे जो उसका एक्वस सोल्यूशन जीआईटी में फॉर्म होता है, उसके बाद में जो हमारी मेम्ब्रेन है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो लिपिड इन नेचर होती है। मतलब वो यहाँ पे जो हम आसान तरीके से कहें तो ऑयली होती है। तो क्या होता है कि हमारा जो ड्रग है उसका एक्वस जो सोल्यूशन है और जो हमारा यहाँ पे वो लिपिड की मेम्ब्रेन है उसके बीच में हमें ड्रग पार्टीशनड होते हुए देखने को मिलती है। उसका वहाँ पे हमें पार्टीशन एक तरह से होता है। और जब हमारी ड्रग का पार्टीशन इनके बीच में होता है तो फिर हमारी जो ड्रग है वो एक्वस सोल्यूशन से हमारा जो लिपिड मटेरियल है उसमें डिसॉल्व होते हुए देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमारी जो ड्रग है वो हमारे जीआईटी से उसका जो एक्वस सोल्यूशन है वहाँ से फिर हमारी जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर का हमारा लिपिड मटेरियल है उसमें डिसॉल्व होते हुए देखने को प्राप्त होती है। उसके बाद में जब एक बार वो हमारी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर आ जाती है तो फिर हमारा जो मेम्ब्रेन के पीछे का एक तरह से पोर्शन होता है वो अगेन हमारा जो एक्वस मीडियम है वो यहाँ पे होता है और फिर हमारी जो ड्रग है वो अपना उस प्लेस पे पार्टीशनड होती है और फिर से वो हमारे एक्वस मीडियम में जो सेल के अंदर का मीडियम है उसमें हमें डिसॉल्व होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो यहाँ पे हम इस प्लेस पे कह सकते हैं कि अगर ये हमारी कोई एक तो वो सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा जीआईटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, और ये हमारा ये हमारा है साइटोप्लाज्म है। अगर हम लोग ये मान लें या ये मान लें कि इसके एक तरह से बाद में हमारा जो ब्लड है वो यहाँ पे है, तो क्या होता है कि जो हमारी ड्रग है सबसे पहले वो जीआईटी के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर हमें डिसॉल्व होते हुए वो देखने को मिलती है। जब ये इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है और ये इसके कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है कि हमारा जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है उनका हमें यहाँ पे पार्टीशन होते हुए जो देखने को प्राप्त होता है। और जब ये पार्टीशन होता है तो हमारी ड्रग हमारे जो यहाँ पे है लिपिड मेम्ब्रेन उसके अंदर हमें डिसॉल्व होते हुए देखने को मिलती है। जब ये इसमें डिसॉल्व हो जाती है तो फिर जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसमें जो है वो भी हमारा बेसिकली एक्वस होता है। एक्वस होता है तो क्या होता है, अगेन हमारी ड्रग हमें पार्टीशन होते हुए और इसमें डिसॉल्व होते हुए देखने को प्राप्त होती है। जिस तरीके से हमारी ड्रग यहाँ से डिसॉल्व होते हुए फिर इसके अंदर पार्टीशन होते हुए हमें फिर से एक्वस मीडियम में डिसॉल्व होते हुए देखने को प्राप्त हो जाती है और उसका मूवमेंट हमें जो हमारा यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर के साइड होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे पैसिव डिफ्यूज़न की प्रोसेस है उसको अगर प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए हम लोग फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूज़न को यहाँ पे बेसिकली यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हम लोग इसकी जो हमारी मैकेनिज्म है या इसका जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूज़न है उसको आसानी से एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। तो आई थिंक सो जो हमारा यहाँ पे है पैसिव डिफ्यूज़न आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अप्रॉक्सीमेटली 90% जो हमारी ड्रग है वो हमें पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू उनका जो ट्रांसपोर्ट है अपने बॉडी में होते हुए एब्जॉर्प्शन होते हुए देखने को प्राप्त होता है। ड्राइविंग फोर्स हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर हमारी ड्रग का
मूवमेंट हमें देखने को प्राप्त होता है, या इलेक्ट्रोकेमिकल जो ग्रेडियंट है उसके थ्रू हमें इसका मूवमेंट जो है देखने को मिलता है। जहाँ पे आयन ज़्यादा होते हैं वहाँ से कम आयन जहाँ पे हैं उस साइड हमें इसका मूवमेंट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और ये जो हमारा है यहाँ पे पैसिव जो डिफ्यूज़न है उसमें हमें किसी भी प्रकार के एनर्जी की सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप स्वतः ही हमारी ड्रग का जो ट्रांसपोर्ट है वो होते हुए हमें देखने को प्राप्त होता है। तो इसमें हमारी 3 प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले हमारा जो ड्रग है वो हमारा जो GIT है उसके अंदर एक्वस सोल्यूशन है उसमें हमें डिसॉल्व होते हुए देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में वो जो हमारी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसका जो लिपिड मटेरियल है उसमें हमें पार्टीशन होकर डिसॉल्व होते हुए देखने को मिलता है। और फिर हमारा जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर के साइड जो हमारा साइटोप्लाज्म है या फ्लूइड है जो कि अगेन एक्वस मीडियम है उसमें फिर हमारी ड्रग हमें फिर से डिसॉल्व होते हुए अंदर की ओर मूव होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो अब हम लोग जो हमारा यहाँ पे है फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फिक्स फर्स्ट लॉ का जो हमारा स्टेटमेंट है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। द ड्रग मॉलिक्यूल डिफ्यूज फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू वन ऑफ द लो जो कंसंट्रेशन अंटिल एन इक्विलिब्रियम इज अटेन। तो यहाँ पे हमारा जो फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या है कि जो हमारा ड्रग का मॉलिक्यूल है वो हमें हाई कंसंट्रेशन के रीजन से लो कंसंट्रेशन के रीजन तक मूव होते हुए देखने को मिलता है। और कब तक मूवमेंट होता है? जब तक कि इक्विलिब्रियम हमें अटेन होते हुए देखने को प्राप्त नहीं होती है। तो अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे बात करते हैं तो अगर ये कोई हमारी मेम्ब्रेन है और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अगर इस प्लेस पे हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन हाई है, इस प्लेस पे हमारा ड्रग का कंसंट्रेशन लो है, तो क्या होगा कि हमारा ड्रग का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के रीजन की ओर हमें ड्रग मूव होते हुए देखने को प्राप्त होगी। और ये कब तक मूव होगी? जब तक कि इन दोनों साइड हमारे ड्रग का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल नहीं हो जाता, एक इक्विलिब्रियम जब तक अटेन यहाँ पे नहीं हो जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो इस प्लेस पे जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा जो मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो हाई कंसंट्रेशन का रीजन है वहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा हाई होगी और हमारा जो लो कंसंट्रेशन का रीजन है वहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन जितनी कम होगी उतना ही तेज़ी से हमें ड्रग मूव होते हुए देखने को प्राप्त होगी। और जैसे जैसे इक्विलिब्रियम के पास में हम आएंगे क्या होगा, हमारा रेट ऑफ जो डिफ्यूज़न है वो हमें स्लो डाउन होते हुए देखने को प्राप्त होगा। और जैसे ही इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगी हमारा जो यहाँ पे डिफ्यूज़न है वो हमें स्टॉप होते हुए देखने को प्राप्त होगा। और इसका जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, dQ/dt इज इक्वल टू dAkm/W/H। और ये क्या है हमारा द कंसंट्रेशन इन GIT माइनस कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। तो यहाँ पे जो हमारा dQ/dt है तो Q हमारा जो ड्रग का अमाउंट है उसको इंडिकेट करता है, T हमारा यहाँ पे टाइम को इंडिकेट करता है और dQ और /dt हमारा क्या होता है, रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूज़न को हम लोग जो हमारा dQ/dt है हमारी ड्रग किस रफ्तार से हमारी मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज़ हो रही है, मूव हो रही है, वो बेसिकली हमारा dQ/dt यहाँ पे कहलाता है। और अगर हम लोग ये जो D है उसके बारे में बात करते हैं तो वो क्या है, ये हमारा डिफ्यूज़न कोफिशिएंट कहलाता है। ये हमारा जो मेम्ब्रेन है जहाँ से हमारे ड्रग का डिफ्यूज़न हो रहा है उसके लिए एक कांस्टेंट होता है। तो हमारा जो डिफ्यूज़न कोफिशिएंट है D है वो जितना ज़्यादा होगा मतलब हमारी ड्रग हमें उस एरिया से उतना ही ज़्यादा डिफ्यूज़ होते हुए देखने को प्राप्त होगी, रेट ऑफ डिफ्यूज़न हमारा उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद में अगर हम लोग A के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन है उसका जो सरफेस एरिया है वो यहाँ पे होता है। तो जो हमारा ड्रग है उसका सरफेस एरिया, जो हमारी मेम्ब्रेन है उसका जो सरफेस एरिया वो जितना ज़्यादा होगा, अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं कि अगर हमारी जो ड्रग है वो खाली इतने एरिया से एब्जॉर्ब होनी है तो अगर इसका जो हमारा है यहाँ पे वो डिफ्यूज़न कोफिशिएंट है वो ये है कि हमारे वो 10 जो मॉलिक्यूल हैं वो पर सेकेंड हमें यहाँ से डिफ्यूज़ होते हुए देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही हम लोग एरिया को इंक्रीज़ कर देंगे, अगर हमारी ड्रग इतने एरिया से अगर उसको पास होना है तो ये यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा वो 10 यहाँ से
से पास होगा 10 पर सेकेंड, यहाँ से पास होगा 10 पर सेकेंड, हमारा यहाँ से पास होगा। रेट ऑफ जो हमारा यहाँ पे डिफ्यूज़न है वो हमें बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होगा। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही हमारा वहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूज़न है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होगा। उसके बाद में अगर हम लोग Km/W के बारे में बात करते हैं तो जो हमारी ड्रग है उसका हमारा जो लिपिड की मेम्ब्रेन है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड मेम्ब्रेन है वो और जो एक्वस जीआई फ्लूइड है उसके बीच में उसका पार्टीशन कोफिशिएंट कितना है ड्रग का, वो बेसिकली हमारा Km/W यहाँ पे होता है। मीन्स जो हमारी ड्रग है वो अपने आप को जो एक्वस जीआई का फ्लूइड है और हमारी जो लिपिड मेम्ब्रेन है उसके बीच में कितना अपने आप को पार्टीशन वहाँ पे करती है, किसमें उसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा है, उसका वो हमारा बेसिकली यहाँ पे Kmw कहलाता है। तो जो हमारी ड्रग है उसका हमारा जो पार्टीशन कोफिशिएंट जितना ज़्यादा हमारे लिपिड मेम्ब्रेन के साथ में होगा उतना ही ज़्यादा हमारी ड्रग आसानी से लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर आएगी और उतना ही आसानी से वो उसको क्रॉस कर जाएगी। तो इस प्लेस पे क्या है कि हमारा Km/W की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमें जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है, ड्रग डिफ्यूज़न है, वो ज़्यादा देखने को प्राप्त होगा। अगर हम लोग यहाँ पे CGIT के बारे में बात करते हैं, CGIT-C यहाँ पे क्या है, तो ये क्या इस प्लेस पे होता है कि जो हमारा यहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन है हमारे GIT के फ्लूइड में और प्लाज्मा में उसके बीच का जो डिफरेंस है वो बेसिकली हमारा CGIT-C यहाँ पे होता है। तो हम लोग सिंपली आसान तरीके से कह सकते हैं कि CGIT क्या है, हाँ, जो हमारे ड्रग की कंसंट्रेशन हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के फ्लूइड में है वो हमारा CGIT है और C यहाँ पे हमारे ड्रग की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में जो है वो यहाँ पे होती है और इसका डिफरेंस हमारा CGIT-C होता है और ये बेसिकली हमारा जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसको इंडिकेट करता है। और अगर हम लोग H के बारे में बात करते हैं तो H हमारा क्या है यहाँ पे थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। तो जो हमारी मेम्ब्रेन है उसकी जो थिकनेस है वो यहाँ पे क्या है, मतलब हमारे जो मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू ड्रग को क्रॉस होना है वो जितनी ज़्यादा मोटी होगी उतना ही हमें इस प्लेस पे जो हमारा रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूज़न है वो कम देखने को मिलेगा। मेम्ब्रेन जितनी ही पतली होगी उतना तेज़ी से हमारी ड्रग हमें डिफ्यूज़ होते हुए देखने को प्राप्त होगी। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे ड्रग डिफ्यूज़न का रेट है वो डिफ्यूज़न कोफिशिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वहाँ पे जो हमारा एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन है उसके सरफेस एरिया के डायरेक्टली हमें प्रोपोर्शनल देखने को मिलता है। ये हमारा जो यहाँ पे पार्टीशन कोफिशिएंट है Km/W उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें देखने को मिलता है। हमारा जो यहाँ पे वो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है GIT फ्लूइड में और प्लाज्मा में उसके भी ये हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने को मिलता है, लेकिन ये हमारे मेम्ब्रेन की थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देखने को प्राप्त होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो अगर हमारा जो ड्रग का मॉलिक्यूल है, जो हमारी ड्रग है, अगर उसका मॉलिकुलर वेट 100 से 400 डाल्टन के बीच में होता है तो हमारी ड्रग इफेक्टिवली हमें पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू एब्जॉर्ब होते हुए देखने को मिल जाती है। और अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली कहें तो इस प्लेस पे क्या है कि हमारे जो कुछ चीज़ें हैं वो कांस्टेंट रहती हैं। कि अगर हम लोग जो हमारी यूजुअल कंडीशन है उसमें अगर बात करें तो जो हमारा यहाँ पे D है जो कि डिफ्यूज़न कोफिशिएंट है वो भी हमें कांस्टेंट देखने को मिलता है। जो हमारा यहाँ पे एरिया है जिसके थ्रू हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो भी हमें कांस्टेंट ही देखने को मिलता है। हमारा यहाँ पे Km/W है वो भी कांस्टेंट ही देखने को मिलता है और H भी हमारा पर्टिकुलर एरिया के लिए कांस्टेंट होता है। तो ये हमारा DA Km/W और H हमारा बेसिकली यहाँ पे कांस्टेंट होता है। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन है अगर हम लोग इसमें आते हैं तो यहाँ पे हमारा DA/Km/W है और C है ये H है ये बेसिकली यहाँ पे कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट को हम लोग P से इंडिकेट करते हैं जो कि परमिएबिलिटी कोफिशिएंट यहाँ पे कहलाता है। हम लोग एक बार इसको और अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। तो इस प्लेस पे क्या है कि जो हमारे ड्रग का डिफ्यूज़न कोफिशिएंट है, मतलब वो हमारी जो मेम्ब्रेन है उससे किस रेट से डिफ्यूज़ होनी है वो उसके लिए कांस्टेंट होता है। D की वैल्यू हमेशा हमें एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए सेम ही देखने को मिलती है। हमारी जो ड्रग है वो हमारे GIT के पर्टिकुलर एरिया से ही हमें एब्जॉर्ब होते हुए देखने को मिलती है। तो हमारा A की वैल्यू भी बेसिकली कांस्टेंट होती है। जो हमारी ड्रग है उसकी जो पार्टीशन कोफिशिएंट है हमारे लिपिड
मेम्ब्रेन और जीआईटी के एक्वस फ्लूइड में वो भी हमें एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए कांस्टेंट ही वो होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। और अगर हम लोग एच के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो जीआईटी है वो उसकी जो मेम्ब्रेन की थिकनेस है वो भी बेसिकली कांस्टेंट होती है, और इस सब को हम लोग एक कांस्टेंट पी से इंडिकेट करते हैं, जिसको हम लोग परमिएबिलिटी कोफिशिएंट के नाम से इंडिकेट करते हैं। और अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करें तो हमारे जो प्लाज्मा है उसमें ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी स्मॉल ही हमें वो देखने को प्राप्त होती है कंपेयर टू द कंसंट्रेशन इन द जीआईटी। और जब ये जीआईटी के यहाँ पे सापेक्ष ये काफ़ी स्मॉल होती है तो ये बेसिकली जो सी है यहाँ पे वो हमारा नेग्लेजिबल होता है। इस प्लेस पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा सी है वो सी जीआईटी के कंपैरिजन में यहाँ पे नेग्लेजिबल होता है, तो इसको भी हम लोग हटा देते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाती है, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू पी सी जी आई टी यहाँ पे हमारा आ जाता है। और पी यहाँ पे क्या है, परमिएबिलिटी कोफिशिएंट कहलाता है, और सी जी आई टी हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड कहलाता है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर सी यहाँ से कैसे हट गया। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि ये हमारा जीआईटी है, ये हमारा जो जीआईटी है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का एरिया है। हमने जो हमारी ड्रग है उसका 500 mg हमने खाया, और इस प्लेस पे क्या हुआ कि इसके साथ में यहाँ पे ये हमारी जो ब्लड की जो वेसल है वो यहाँ पे है। तो क्या हुआ कि इसमें हमारी इसकी ये कैपेसिटी है कि हर अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट में हमारा यहाँ पे 100 mg इस प्लेस से क्रॉस हो जाता है। तो हर 5 मिनट में जो 100 mg है वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। इसमें जैसे ही वो आएगा तो क्या होगा, ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है, ब्लड यहाँ से फ्लो होगा और इस प्लेस से हमारी जितनी भी ड्रग है अप्रॉक्सीमेटली सारी ड्रग यहाँ से हट जाएगी। अगेन हम यहाँ पे वो देखेंगे कि अब क्या हुआ कि यहाँ पे खाली 400 mg ही हमारी वो ड्रग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी ड्रग की क्वांटिटी हम कह सकते हैं कि वो 0 के आसपास है। हमारा फिर 100 mg आएगा, फिर अगेन वो फ्लो हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो प्लाज्मा है उसमें ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी स्मॉल होती है। जीआईटी के कंपैरिजन में ये बेसिकली जो कह सकते हैं वो नेग्लिजिबल होती है, जिसके कारण कि जो हमारा सी है उसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। इक्वेशन हमारा डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू पी सी जी आई टी यहाँ पे रह जाती है। उसके बाद हमारी जो अगली इसकी मैकेनिज्म है वो पोर्ट ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कहलाता है। तो ये बेसिकली हमारा एक प्रकार का कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, या इसको हम लोग बल्क फ्लो के नाम से भी इंडिकेट करते हैं या फिल्ट्रेशन के नाम से बेसिकली इंडिकेट करते हैं। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो पोर्ट्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उनसे हमारी ड्रग हमें कुछ ट्रांसपोर्ट होते हुए देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग पोर्ट ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो सिंपली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वो हमारे ड्रग के मॉलिक्यूल जो कि काफ़ी छोटे होते हैं वही हमें पोर्ट ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव होते हुए देखने को मिलते हैं। तो इसमें अगर हम लोग जो हमारे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है उस जिसके थ्रू ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, अगर उसको देखें तो अगर हमारी ड्रग का जो मॉलिकुलर वेट है वो लो होता है, कम होता है, अगर वो हमें 100 डाल्टन से कम देखने को मिलता है तो वो हमें इस प्रोसेस के थ्रू मूव होते हुए देखने को मिलता है। या जो हमारा ड्रग का मॉलिक्यूल है उसका साइज काफ़ी स्मॉल होता है, हमारी मेम्ब्रेन पे जो पोर्स होते हैं उससे जितना वो उससे कम अगर है तो वो आसानी से हमें पोर्ट ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव होते हुए देखने को मिलता है। और अगर हमारा जो ड्रग है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, वाटर में घुल जाता है, तो वो भी हमें आसानी से पोर्ट ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसका मूवमेंट होते हुए हमें देखने को प्राप्त होता है। और ये जो हमारी मेम्ब्रेन है उसके जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उसके थ्रू हमें यहाँ पे उसके अंदर जो एक्वस फिल्ड लिक्विड होता है उसमें उसके थ्रू हमें मूव होते हुए देखने को प्राप्त होता है। अगर हम लोग इसमें जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है उसका जो उसके थ्रू हमें जो ड्रग है उसका मूवमेंट होते हुए यहाँ पे वो देखने को प्राप्त होता है। या जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उसके थ्रू हमें अपने ड्रग का जो पोर्ट ट्रांसपोर्ट है वो देखने को प्राप्त होता है। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि हमारा एक तरह से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो क्या है कि अगर हमारे मेम्ब्रेन के
एक साइड वाटर की कमी है और एक साइड वाटर ज़्यादा है, तो क्या होगा, वाटर जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से हमारा वाटर हमें कम के साइड पे मूव होते हुए देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या है, ड्रग जो हमारी उसके अंदर डिज़ोल्व हो गई है या उसका मॉलिक्यूल छोटा है, तो वो हाई जो वाटर कंटेंट का रीजन है वहाँ से लो वाटर कंटेंट के रीजन की ओर वाटर के साथ में हमें मूव होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और ऑस्मोटिक जो डिफरेंस है वो क्या होता है कि अगर हमारा जो हमारी मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस, उसके वो दोनों साइड जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसमें जितना ज़्यादा अंतर होगा उतना ही हमें हाई ऑस्मोटिक प्रेशर के जोन से अपने ड्रग का मूवमेंट लो ऑस्मोटिक प्रेशर के जोन की ओर होते हुए देखने को प्राप्त होगा। और अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे कुछ एक तरह से ऐसे जो मॉलिक्यूल हैं जो जिनका कि स्ट्रक्चर चेन के लाइक होता है, मतलब उसमें हमारे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं एक चेन के रूप में अटैच होते हैं और उनका जो मॉलिकुलर वेट है अगर वो 400 डाल्टन तक भी होता है तो वो भी हमें इस फिल्ट्रेशन के मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हुए देखने को प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर उनका स्ट्रक्चर चेन के लाइक होगा, मतलब उनका जो वो हमारे उसका एक जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पोर के साइज के बराबर होगा और वो चेन के लाइक का स्ट्रक्चर होगा। लाइक अगर हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो अगर हमारी मेम्ब्रेन पे जो पोर साइज है वो ये है, हमारा जो मॉलिक्यूल है वो हमारा चेन लाइक का स्ट्रक्चर है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल अटैच होते जाएंगे मॉलिकुलर वेट तो इसका बढ़ जाएगा, लेकिन ये आसानी से इसके थ्रू हमें पास होते हुए देखने को प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हमारी जो ड्रग है उसका स्ट्रक्चर चेन लाइक है तो अप्रॉक्सीमेटली 400 डाल्टन मॉलिकुलर वेट तक का जो सब्सटेंस है वो हमें पोर ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद में जो हमारा अगला है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कहलाता है। तो ये एक प्रकार का हमारा कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो हमारा अगर हम लोग जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे ड्रग को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए अगर किसी एक कैरियर की आवश्यकता होती है, एक किसी ऐसी चीज़ की आवश्यकता होती है जिससे हमारी ड्रग पहले बाइंड होती है और फिर वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मेम्ब्रेन के अंदर आ जाती है और फिर वो उससे रिलीज़ हो जाती है, तो उसको हम लोग कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के नाम से इंडिकेट करते हैं। और इसमें भी हमारा जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अनुसार ही हमारी ड्रग का मूवमेंट होता है। ये बेसिकली हमारा जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जिस साइड डाउन होता है, हमारी कंसंट्रेशन जिस साइड कम होती है उसकी ओर हमें इसका मूवमेंट होते हुए देखने को मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग डाउन हिल ट्रांसपोर्ट के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। तो जो हमारा डाउन हिल क्या होता है, हमारा जो हिल का मतलब क्या होता है, पहाड़ी, अगर कोई पहाड़ी है तो उसमें अगर हम हाई कंसंट्रेशन पे हैं मतलब पहाड़ी के ऊपर हैं और नीचे की ओर मूव होते हैं लो कंसंट्रेशन की ओर, अगर हमारी ड्रग का मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग डाउन हिल मूवमेंट के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो इसमें भी जो हमारा कैरियर जो मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, इसमें भी हमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू ही अपने सब्सटेंस का मूवमेंट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और इसमें हमारी ड्रग का मूवमेंट सिंपल पैसिव जो डिफ्यूज़न है उससे फास्टर रेट से हमारी ड्रग का मूवमेंट होता है। तो जो हमने पहली मैकेनिज्म के बारे में बात किया था जो कि पैसिव डिफ्यूज़न था, उससे ज़्यादा रेट से हमें जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है उसमें सब्सटेंस का मूवमेंट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इस प्लेस पे क्या होता है कि अगेन यहाँ पे जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ड्रग का मूवमेंट होता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे भी हमें किसी भी प्रकार का जो एनर्जी का एक्सपेंडिचर है उसकी आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वतः ही ड्रग का मूवमेंट होता है और ये एक प्रकार का हमारा पैसिव डिफ्यूज़न का ही इस प्लेस पे टाइप होता है। तो जब हमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो इस प्लेस पे अगर हमारे जो हमारा होता है मेटाबॉलिक पॉइजनिंग अगर हो जाती है हमारे जो बॉडी में जो एनर्जी का फॉर्मेशन है उसकी जो प्रोसेस है उसको वो अगर स्टॉप हो जाती है, उसकी पॉइजनिंग हो जाती है, तो भी हमें ये जो मूवमेंट है ड्रग का वो इनिबिट होते हुए देखने को प्राप्त नहीं होता है। तो आइए इसको डायग्राम में देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो हमारा होता है मेटाबॉलिक पॉइजनिंग वो जो है उसके थ्रू ये प्रोसेस इनिबिट
नहीं होती है। तो सिंपली कहें तो जो हमारा पॉइज़न है वो क्या होता है, वो जो हमारे जो बॉडी के अंदर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उनको स्टॉप कर देता है, एनर्जी का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में बंद हो जाता है। तो अगर कोई प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो जब एनर्जी का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा तो प्रोसेस भी हमें बंद होते हुए देखने को प्राप्त होगी। तो इस प्रोसेस में किसी भी प्रकार का एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एनर्जी की अगर हमारा जो एनर्जी का फॉर्मेशन है वो बंद भी हो जाता है तो भी हमारे जो ड्रग है उसका मूवमेंट हमें इस प्रोसेस के थ्रू होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अब हम लोग इस प्लेस पे डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये हमारा जो इंटेस्टाइनल रीजन है, जीआईटी का रीजन है, वो यहाँ पे है। ये हमारे जो सेल की मेम्ब्रेन है वो ये इंडिकेट कर रहा है और ये हमारा ब्लड प्लाज्मा यहाँ पे है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो ये हमारी जो ड्रग है वो यहाँ पे है। एग्जाम्पल हमने लिया है दैट इज़ द विटामिन B12 और इस प्लेस पे ये हमारा इस प्लेस पे IF है, ये जो हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर है वो यहाँ पे है और ये हमारे मेम्ब्रेन के ऊपर एक जो कैरियर सिस्टम है वो यहाँ पे अटैच है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो सबसे पहले इस प्लेस पे हमारा जो B12 है और हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर है वो आपस में कंबाइंड होते हैं और वो फिर हमारा जो कैरियर है उससे कंबाइंड हो जाते हैं। तो फिर हमारा कैरियर का मूवमेंट हमारे मेम्ब्रेन के थ्रू आसानी से हो जाता है और जब ये हमारा जो कैरियर है मूव होके मेम्ब्रेन के साइड में इस पार आ जाता है तो क्या होता है, फिर से हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर इसमें से अलग होता है। ड्रग हमारी जो है वो हमें फ्री होते हुए देखने को मिल जाती है। तो फिर हमारा जो कैरियर है और हमारा यहाँ पे है IF है, ये अगेन इस साइड हमें मूव होते हुए देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारी प्रोसेस तब तक होती रहती है जब तक कि जो इक्विलिब्रियम है वो अटेन नहीं हो जाती है। और इक्विलिब्रियम अटेन यहाँ पे होती नहीं है क्योंकि जैसे ही हमारी जो ड्रग है वो यहाँ पे आ गई, हमारा ब्लड है ये यहाँ से उसको फ्लो करा देता है, फिर से यहाँ पे कंसंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाती है। अगेन हमारी ये प्रोसेस तब तक होती रहती है जब तक कि हमारे GIT से कंप्लीट ड्रग एब्जॉर्ब होके हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं आ जाती है। अब हम लोग अपने जो अगली मैकेनिज्म है ड्रग एब्जॉर्प्शन की उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली कहलाता है। तो अगर हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखें तो ये काफ़ी सारे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं और ड्रग वगैरह हैं उनके एब्जॉर्प्शन की काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है। और अगर हम लोग इसको जो हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है जिनके बारे में अभी तक हम लोगों ने बात किया उससे ये किस तरीके से अलग होता है, किस तरीके से ये इससे जो है डिफरेंट है। तो जो इसका हमारा है पहला डिफरेंस वो क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो हमें लोअर रीजन से इसमें हायर रीजन की ओर होते हुए देखने को मिलता है। मतलब हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन जहाँ पे कम होती है वहाँ से हमें हायर कंसंट्रेशन की ओर उसका मूवमेंट होते हुए देखने को मिलता है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमें इसका मूवमेंट होते हुए देखने को मिलता है। और इसमें हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो अप हिल ट्रांसपोर्ट बेसिकली होता है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं जो हिल का मतलब क्या होता है, पहाड़ी होता है। तो यहाँ पे क्या है, अप हिल जो मूवमेंट है, अप हिल मतलब नीचे से ऊपर की ओर मूवमेंट, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो हमारी ड्रग का मूवमेंट है वो हमें देखने को प्राप्त होता है। और जैसा कि हमने बात किया कि यहाँ पे हमारा मूवमेंट अप हील होता है, हमें जो हमारा लोअर कंसंट्रेशन से है वहाँ से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना है, मतलब पहाड़ी के नीचे से ऊपर तक हमें जाना है, तब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे जो हमारे कैरियर हैं जो इस प्रोसेस को करते हैं उनको इस काम को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो प्रोसेस है उसको होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर यहाँ पे अगर हमारी जो होती है मेटाबॉलिक पॉइजनिंग अगर हमें देखने को प्राप्त होगी तो वो क्या करेगा, जो हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन है उसको इंटरफियर करेगा और हमारा जो प्रोसेस है वो हमें इनिबिट होते हुए देखने को प्राप्त होगी, प्रोसेस हमारी रुकते हुए देखने को प्राप्त होगी। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं कि पहला अंतर क्या है कि यहाँ पे जो हमारा ड्रग का मूवमेंट है वो लोअर रीजन से, लोअर कंसंट्रेशन रीजन से हायर रीजन तक होता है, हायर कंसंट्रेशन रीजन तक होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव होता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये अप हिल ट्रांसपोर्ट है, मतलब हमें लोअर कंसंट्रेशन से नीचे से ऊपर तक पहाड़ी पे यहाँ पे मूव करना है। तो अगर ये अप हिल है तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कैरियर इसको करेगा उसको वहाँ पे काम को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर एनर्जी नहीं होगी, किसी भी प्रकार का मेटाबॉलिक पॉइजनिंग हो गई और एनर्जी का प्रोडक्शन इंटरफियर हो गया, वो जो है बाधित हो गया, तो क्या होगा कि हमें ये प्रोसेस यहाँ पे इनिबिट होते हुए देखने को
प्राप्त होगी। तो अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारे फ्लोराइड है, हमारा जो साइनाइड होता है, ये हमारा वो डाइनाइट्रो जो हमारा फिनॉल होता है, या ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है तो क्या होता है, हमारे एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो हमें कम होते हुए देखने को मिलता है। ये सब हमारे जो हैं, ये हमारा फ्लोराइड है, जो हमारा साइनाइड है, और ये हमारा वो डाइनाइट्रो फिनॉल है, ये सब हमारे पॉइजन्स होते हैं। और ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है तो क्या होता है, एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो इंटरफियर हो जाता है, और क्या होता है कि हमारा तब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो हमें स्टॉप होते हुए, इनिबिट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अब हम लोग इसको भी डायग्राम में देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को कुछ क्लियर होगा। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो अगेन ये हमारा जीआई का जो ल्यूमेन है, मतलब जीआई ट्रैक है, वो यहाँ पे है। ये हमारा साइड ब्लड का साइट है, और ये हमारे मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है। तो इस कंडीशन में जो हमारी ड्रग है वो इस प्लेस पे है। ये जो हमारी वो ड्रग है वो जो हमारे मेम्ब्रेन के ऊपर कैरियर्स होते हैं उससे आके हमें कंबाइंड होते हुए देखने को मिलती है। और जो जो हमारा होता है ड्रग और कैरियर, उसका कॉम्प्लेक्स हमें फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है। कॉम्प्लेक्स फिर हमारे मेम्ब्रेन के थ्रू उसका मूवमेंट होता है, और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है वो बेसिकली उसके लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म हो जाता है, एटीपी जब यहाँ कंज्यूम होके कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो कॉम्प्लेक्स इधर मूव होता है। फिर क्या होता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसका यहाँ पे डिसोसिएशन होता है, कॉम्प्लेक्स और ड्रग हमारी यहाँ पे टूट जाती हैं, और फ्री ड्रग हमें फिर ब्लड प्लाज्मा में आते हुए देखने को मिलता है। और अगेन हमारा जो यहाँ पे है, जो हमारा कैरियर है वो अगेन यहाँ पे मूव होता है, और फिर यहाँ पे आता है, फिर हमारे ड्रग के साथ में वो कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है, एटीपी यूज़ होती है। और ये प्रोसेस हमें तब तक होते हुए देखने को मिलती है जब तक प्रॉपर एटीपी यहाँ पे होते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी प्रोसेस है जो कि एटीपी के फॉर्मेशन को रोक देगी तो क्या होगा, ये प्रोसेस हमें रुकते हुए देखने को प्राप्त होगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे जो कौन कौन सी जो हमारे आयंस हैं या हमारे विटामिन या ड्रग हैं जिनका मूवमेंट हमें इस प्रोसेस के थ्रू होते हुए जो देखने को मिलता है, तो जो हमारे इंडोजीनस सब्सटेंस होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट, लाइक जो हमारे सोडियम आयंस हैं, पोटेशियम आयन है, कैल्शियम है, आयरन है, ग्लूकोज है, कुछ हमारे अमीनो एसिड हैं, कुछ हमारे जो विटामिन्स हैं लाइक जो नियोसिन है, हमारा जो होता है वो पायरिडॉक्सिन है या एस्कॉर्बिक एसिड है, इनका जो मूवमेंट है वो हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हुए देखने को मिलता है। या इनके जैसी जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो जिनका स्ट्रक्चर इनके जो है इनसे वो सिमिलर होता है, उनका ही भी एब्जॉर्प्शन हमें एक्टिवली होते हुए देखने को मिलता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें जो हमारी अगली मैकेनिज्म है वो हमारा आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूज़न बेसिकली कहलाता है। तो अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे बात करते हैं तो इस प्लेस पे हमारे मेम्ब्रेन के ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो हमारा जो ड्रग है उसका जो डिफ्यूज़न है उसको इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, या उसका जो परमिशन है उसको इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे अगर सिंपली बात करते हैं तो जो हमारा आयनिक, अगर ड्रग हमारे आयनिक फॉर्म में है तो वहाँ पे एक पीएच काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा जो परमिशन के रेट को डिफाइन करने में। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो अगर हमारी जो अनआयनाइज्ड ड्रग के मॉलिक्यूल हैं उनका जो परमिशन है वो हमें सबसे तेज़ी से होते हुए देखने को मिलता है। हमारी जो एन आयनिक ड्रग्स होती हैं उनका जो हमारा यहाँ पे परमिशन का रेट है वो हमारे अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल से कम, वो लेकिन कैट आयन के जो मॉलिक्यूल है उसके कंपैरिजन में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और सबसे कम जो हमारे इस प्लेस पे आयंस हैं जो कि कैट आयंस होते हैं उनका रेट ऑफ परमिशन हमें देखने को प्राप्त होता है। तो ऐसा इसलिए होता है वो क्योंकि जो हमारी मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस वो हमें पॉजिटिवली चार्ज देखने को मिलती है। तो क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे कैट आयन है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और हमारे मेम्ब्रेन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज और जो पॉजिटिव चार्ज जब पास में आएंगे तो वो हमें एक दूसरे से रिपेल्ड होते हुए दूर जाते हुए देखने को प्राप्त होंगे। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे जो कैट आयन है वो इसी कंडीशन में इसको क्रॉस कर सकते हैं जब वो हाई काइनेटिक एनर्जी के थ्रू उस प्लेस पे आए और जो हमारी जो आयनिक बैरियर है उसके थ्रू परमिएट हो जाए। तो हम लोग अगर सिंपली यहाँ पे बात करते हैं तो इस प्लेस पे क्या है कि जो हमारी मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। ये हमारी मेम्ब्रेन
के ऊपर हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। ड्रग मॉलिक्यूल के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, वो हमारा यहाँ पे कैटायन है, तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करने का, दूर ढकेलने का काम इस प्लेस पे करेंगे। तो अगर कोई हमारा यहाँ पे कैटायन है जो कि काफ़ी हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ में तेज़ी से अगर आता है, तो क्या होता है कि जो यहाँ पे वो जो इनका वो रिपेल करने का फोर्स है, उससे उससे तेज़ी से अगर आता है, तो क्या होता है, वो इसके अंदर हमें मूव होते हुए देखने को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से वो हमारा इस प्लेस पे जब हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाता है, तो फिर एक वो अंदर इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट को क्रिएट करता है। अब ये जब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट को क्रिएट करता है, तो हमारे इस प्लेस पे जो हमारे निगेटिवली चार्ज हमारा इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन है, वो क्या करती है कि वो हमारी ड्रग उस ओर हमें मूव होते हुए देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करते हैं, यहाँ पे हल्का सा खा लिए, तो अगर ये हमारी मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर के साइड हमें प्लस चार्ज देखने को मिल रहा है, इस साइड हमारा प्लस चार्ज है, अंदर की ओर हमारा माइनस चार्ज है। तो क्या होगा कि अगर हमारा जो यहाँ पे कैटायन है वो काफ़ी तेज़ी से आएगा, तो क्या होगा कि ये इससे जब टकराएगा तो ये इसको क्रॉस कर जाएगा, और अंदर क्या है, अंदर हमारे वो निगेटिवली चार्ज जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं, तो ये फिर उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और फिर हमारी जो ड्रग है वो आसानी से यहाँ पे हमें मूव होते हुए देखने को प्राप्त होगी। तो इस कंडीशन में भी हमारा जो ड्रग है, मूवमेंट होता है, वो हमें डाउन हिल देखने को मिलता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अनुसार। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है उसके अनुसार जब वो डाउन हिल मूव होता है, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन के नाम से इंडिकेट करते हैं। अब हम लोग जो हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन है उसकी जो छठी मैकेनिज्म है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको हम लोग आयन पेयर ट्रांसपोर्ट के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो ये एक हमारी और जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे होती है, जिससे हमारी जो ड्रग है, लाइक हमारा क्वार्टरली अमोनियम कंपाउंड हो गया, सल्फोनिक एसिड वगैरह हो गया, उनका हमें इससे एब्जॉर्प्शन होते हुए देखने को यहाँ पे प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारी ड्रग्स होती हैं, लाइक एग्जांपल लें तो जो हमारे क्वार्टरली अमोनियम कंपाउंड है या जो सल्फोनिक एसिड है, ये हमारी ऐसी ड्रग हैं जो कि हर पीएच पे हमें आयनाइज होते हुए देखने को मिलती हैं, और इनका जो हमारा ऑयल इन वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट है, मतलब जो वाटर है वो क्या है, एक्वस मीडियम है, और जो ऑयल है वो क्या है, हमारा जो लिपिड मेम्ब्रेन है वो है, उसमें जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो इनका काफ़ी कम होता है। तो इस कंडीशन में ऐसे जो हमारे सब्सटेंस हैं वो हमें इस प्लेस पे किस तरीके से मूव होते हुए देखने को मिलते हैं। तो जो हमारे इंडोजीनस कुछ आयंस होते हैं उसके साथ में ये एक हमें कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हुए देखने को मिलते हैं, जो कॉम्प्लेक्स हमारा यहाँ पे एक रिवर्सिबल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है, और वो फिर हमारा उस प्लेस पे जो हमारा पैसिव डिफ्यूज़न है उसके थ्रू फिर हमारे ब्लड में हमें जाते हुए देखने को मिलते हैं। तो आइए इसको भी डायग्राम में देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये हमारा जो रीजन है, ये हमारा जीआईटी का जो ल्यूमेन का रीजन है वो यहाँ पे है, ये हमारे सेल की मेम्ब्रेन है, और ये हमारा ब्लड का रीजन है। तो इस प्लेस पे क्या है कि ये जो हमारे कैट आयंस हैं वो इंडोजीनस जो एनायंस हैं उनके साथ में एक कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं। हमारे जो इस प्लेस पे कह सकते हैं जीआईटी के अंदर कुछ हमारे इंडोजीनस आयंस होते हैं, उनके साथ में कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं, और एक न्यूट्रल आयन पेयर कॉम्प्लेक्स को ये फॉर्म करते हैं। और ये जो हमारे न्यूट्रल आयन पेयर कॉम्प्लेक्स हैं, ये पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू हमारे मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, और फिर यहाँ पे फिर से ये डिसोसिएट होते हैं, और फ्री ड्रग को बेसिकली हमें अलग करते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ जो हमारा होता है, जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसके अंदर जो हमारा होता है यहाँ पे लिपोफिलिसिटी वो भी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, और एक्वस सॉल्युबिलिटी भी हमें इसमें रिक्वायर्ड होनी चाहिए। मतलब ये जो हमारे लिपिड हैं उनके साथ में भी उसकी सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, और जो हमारा एक्वस मीडियम है उसके साथ में भी उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो होनी चाहिए। और इसीलिए इस फिनोमिना को हम लोग आयन पेयर ट्रांसपोर्ट के नाम से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो हमारी अगली मैकेनिज्म है वो इंडोसाइटोसिस यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग इंडोसाइटोसिस के बारे में बात करते हैं, तो ये एक हमारी काफ़ी जो कम होने वाली ट्रांसपोर्ट की जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे होती है।
तो अगर हम लोग यहाँ पे इंडोसाइटोसिस को देखें तो ये इसमें क्या होता है कि जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होते हैं, सेल के बाहर के जो मटेरियल होते हैं, वो उसकी इनगल्फिंग हमें होते हुए देखने को मिलती है। वहाँ पे हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको इंगल्फ कर लेती है, अपने अंदर फंसाते हुए देखने को प्राप्त होती है। और ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन जब इसको यहाँ पे इंगल्फ करती है तो फिर ये यहाँ पे जो हमारे सैक्यूल्स हैं उनका फॉर्मेशन करती है, या वेसिकल्स का बेसिकली फॉर्मेशन हमें करते हुए देखने को प्राप्त होती है। और इसकी इसीलिए इसको हम लोग जो हमारे यहाँ पे होता है वो कार्पस्कुलर, या जो हमारा होता है यहाँ पे वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में ये जो हमारे एक तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल हैं जो कि इनगल्फ हुए थे, उसको फिर वो वहाँ पे जो हमारा इंट्रासेलुलर स्पेस है वहाँ पे पिंच्ड ऑफ करने का, वहाँ पे उसको उगल देने का बेसिकली काम करता है। तो आइए इसको भी डायग्राम में देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को कुछ क्लियर होगा। तो ये हमारा जो सेल है उसके जो आउटसाइड का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये सेल के अंदर का हमारा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये एक्स्ट्रा जो ये हमारा जो यहाँ पे है मैक्रो मॉलिक्यूल वो बेसिकली है। इस प्लेस पे क्या होता है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो हमारे मॉलिक्यूल को हमें इंगल्फ करते हुए देखने को मिलती हैं, और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग इनगल्फिंग के नाम से इंडिकेट करते हैं। जब ये इसको इंगल्फ करती है तो फिर जब अंदर लेके आती है तो ये यहाँ पे वेसिकल्स का फॉर्मेशन हमें करते हुए देखने को प्राप्त होते हैं, और फिर जब ये हमारे मेम्ब्रेन के दूसरे साइड में आती है तो इस प्लेस पे ये हमें यहाँ पे एक तरह से पिंच्ड ऑफ होते हुए देखने को मिलती है। फ्री ड्रग जो हमारा मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, वो हमें इनसाइड सेल के आते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो ये जो हमारा इंडोसाइटोसिस का फिनोमिना है ये हमारा जो सेलुलर अपटेक है वो उसके लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कोई जो हमारी सेल है उसको अपने अंदर कोई न्यूट्रिएंट या कोई चीज़ को लेना होता है तो वो हमें इस प्रोसेस के थ्रू लेते हुए देखने को मिलती है। तो इसमें हमारे जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक जो हमारे न्यूट्रिएंट वगैरह हैं, फैट हो गया, स्टार्च हो गया, हमारे जो ऑयल सॉल्युबल विटामिन्स वगैरह हैं, विटामिन ए, डी, ई और के हमारे हैं, ये हमारे ऑयल सॉल्युबल जो विटामिन है वो यहाँ पे हैं। कुछ हमारी ड्रग लाइक इंसुलिन वगैरह है, ये सब हमें इस प्रोसेस के थ्रू अपने सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हुए देखने को मिलता है। और ये जो हमारा इंडोसाइटोसिस की प्रोसेस है उसमें बेसिकली हमारी दो प्रोसेस हमें इंक्लूड देखने को मिलती हैं। पहली प्रोसेस हमारा जो फैगोसाइटोसिस है वो कहलाती है, जिसको हम लोग सेल ईटिंग के नाम से इंडिकेट करते हैं, जिसमें हमारे जो होते हैं सॉलिड पार्टिकुलेट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनका हमें अपडेट फैगोसाइटोसिस के थ्रू, सेल ईटिंग के थ्रू होते हुए देखने को मिलता है। और जो हमारे फ्लूइड सॉल्यूट होते हैं लाइक लिक्विड होते हैं, उनका जो अपटेक है वो हमें पिनोसाइटोसिस के थ्रू, सेल ड्रिंकिंग की प्रोसेस के थ्रू होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो आई थिंक सो जो हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन की अलग अलग मैकेनिज्म है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।